Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 3 ह्यूमन डेवलपमेंट लेसन 11 एडोलेसेंस एंड इट्स चैलेंजेस का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to study section 11.3 which is adolescence, biological or social. So let's start. Adolescence is both biological and social in nature. The beginning of adolescence is marked by biological changes in girls and boys. As a matter of fact, just before puberty, there occurs what is known as pre-adolescent growth spurt. It takes place in girls mostly during the age of 9 to 12 years and in boys between 11 and 14 years of age. During this period and following shortly thereafter, the secondary sexual characteristics emerge. In girls, there is typically rounding out of the hips, breast development, appearance of pubic hair and menstruation. In boys, some of the secondary sexual characteristics that mark the beginning of adolescence are appearance of pubic hair, facial hair and change of voice. These changes are biologically induced. तो आप लोगों ने कभी सोचने का यह कोशिश किया कि जो एडोलेसेंस होता है मीन्स किशोरावस्था उसका प्रकृति कैसा होता है, मीन्स वो बायोलॉजिकल होता है या सोशल होता है। हम लोग अब इस सेक्शन में यही समझने का कोशिश करेंगे कि बायोलॉजिकल होता है या सोशल होता है। अगर दोनों होता है तो किस प्रकार से दोनों इसमें इंक्लूडेड है। जो किशोरावस्था है हमारे फर्स्ट लाइन में ये दिखाया जा रहा है कि जो किशोरावस्था जो एडोलेसेंस है वो बायोलॉजिकल भी है और सोशल भी है, मीन्स दोनों है इसका प्रकृति। ये जो एडोलेसेंस का जो शुरुआत होता है वो बायोलॉजिकल चेंजेस से स्टार्ट होता है, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्यूबर्टी होता है जिसको हम लोग प्री एडोलेसेंट स्टेज भी बोलते हैं, इसमें जो भी लड़के या लड़कियां होती है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। और गर्ल्स में ये जो प्री एडोलेसेंट स्टेज है वो कब आता है, 9 से 12 इयर्स के एज में, और बॉयज़ में कब आता है 11 से 14 इयर्स के एज में। इस दौरान बहुत सारी चीज़ों का इनमें डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं, इनमें इमर्ज होते हैं। गर्ल्स में टिपिकली क्या क्या चीज़ें होती है, राउंडिंग आउट ऑफ द हिप्स मीन्स हिप्स का राउंड आउट होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर का अपीयरेंस और मेंस्ट्रुएशन। बॉयज़ में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जिसमें वो जिनका उनसे एडोलेसेंस का बिगनिंग होता है, मीन्स उनमें किशोरावस्था की शुरुआत होती है। इनमें भी प्यूबिक हेयर का अपीयरेंस होता है, फेशियल हेयर का ग्रोथ होता है और वॉइस चेंज होते हैं। और ये जितने भी चेंजेस है वो किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल से। Adolescence for both girls and boys is marked largely by social changes. Such factors as when an adolescent leaves home, gets a job, and can vote determine when his or her transition from childhood to adulthood is accomplished. The length of this period is thus primarily a social phenomenon. चलिए हम लोग अभी बायोलॉजिकल के बारे में जाने, अब हम लोग सोशली भी जानते हैं कि वो किस तरह से उससे रिलेटेड है सोशल से। एडोलेसेंस मीन्स जो भी गर्ल्स या बॉयज़ है वो इसमें इस टाइम में बहुत सारे सोशल चेंजेस भी उनमें आते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो इनको इस टाइम अफेक्ट करते हैं एडोलेसेंस को, वो क्या है कि वो इस समय अपने घर को छोड़ करके जॉब पे जाते हैं और साथ में उनका एज हो जाता है कि वो वोट कर सके। और यही एक वैसा दौरान होता है जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर ये ग्रो करते हैं। इस लेंथ ऑफ पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये किससे रिलेटेड होता है, सोशल फेनोमेनन से। द प्रॉब्लम्स adolescents face during the long period of growing up have both biological and social roots. Physical changes and deviation can create many problems. Society also creates problem for adolescents. Adolescents in Western societies behave differently than adolescents in Eastern societies owing to varying social norms, expectations and family structure.
तो जो एडोलेसेंस होते हैं वो इस दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं अपने ग्रोइंग अप के लेवल के स्टेज पे, और वो बायोलॉजिकल और सोशली ये दोनों तरह से इनको प्रॉब्लम फेस पड़ता है दोनों जगह से। फिजिकल चेंज और जो डेविएशन है वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और सोसाइटी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं किशोर के लिए। ये जो एडोलेसेंस जो कि वेस्टर्न सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं वैसे एडोलेसेंस से जो ईस्टर्न सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इनका सोशल नॉर्म्स में सामाजिक जो कल्चर होता है, इनकी जो संस्कृति होती है बिल्कुल अलग होती है, इनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं और इनके फैमिली स्ट्रक्चर अलग होते हैं। हियर इज एक्टिविटी फर्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, पढ़ने के बाद समझेंगे इसको, ठीक है। List some issues on which you and your friends feel uneasy because you are not free to do your job independently due to your parents' interference. Discuss with elders whether we can manage some negotiations to minimize the conflict with parents. तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है उन इश्यूज पे जिस पे आप या जो आपके मित्र हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर फ्री महसूस नहीं करते। मीन्स उनको लगता है कि वो अपने काम को करने में वो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे इंटरफेयर कर रहे हो, और इसकी वजह से आपके मित्र या उनके पेरेंट्स में क्या होते रहता है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विरोध होते रहता है। इसके बाद आपने जिस भी इश्यूज की लिस्ट को बनाया है उसके क्या कीजिए, उसे लीजिए और अपने एल्डर के साथ उस चीज़ का डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन में क्या करना है आपको, तो आपको ये डिस्कशन करना है कि आपने जो भी इश्यूज बनाया है क्या वो रिलेटेबल इश्यूज है, मीन्स क्या वो सच में उस पर कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विरोध करने की ज़रूरत है, क्या आप कहाँ तक उस इश्यूज को नेगोशिएट कर सकते हैं जिससे आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में कम से कम विरोध की स्थिति उत्पन्न हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 11.4 which is factors determining the pattern of transition. Optimal development in adolescence depends on successful accomplishment of the developmental tasks in infancy and childhood. How easy it will be for the adolescent to make the transition into adulthood will depend partly upon the individual, partly on environmental aids or obstructions, and partly on their experiences. Let us examine some of these factors. तो जो भी एडोलेसेंस होते हैं उनका जो ऑप्टिमल डेवलपमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट के ऊपर कि वो इन्फेंसी से लेकर के चाइल्डहुड तक उनका जो डेवलपमेंटल टास्क है वो किस प्रकार से रहा है। और जो एक एडोलेसेंस होते हैं जो एक किशोर होते हैं उनका जो ट्रांजिशन होता है वो एडल्टहुड में किस प्रकार से होता है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, खुद पे कुछ हद तक खुद पे डिपेंड होता है उनका, कुछ हद तक इन्वायरमेंटल एड्स और ऑब्स्ट्रक्शन पे डिपेंड होता है, और कुछ उनके खुद के एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है। चलिए हम लोग एक एक करके जो दिया गया फैक्टर्स उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट में किसके बारे में दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रांजिशन। चलिए हम लोग स्पीड ऑफ ट्रांजिशन के बारे में पहले पढ़ते कि आखिर ये चीज़ है क्या, फिर उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। The changes during adolescence take place at very fast pace. During no other period does the individual undergo such a sudden and drastic change in such a short time period, and at no other age is he less prepared to cope with the problems that this change brings. ये एडोलेसेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में बहुत ही फास्ट आते हैं, मीन्स बहुत ही तेज़ी से आते हैं चेंजेस, और यह वो दौरान होता है जो इंडिविजुअल एक सडन और ड्रास्टिक चेंज से गुजरते हैं बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में, और वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार भी नहीं होते कि हाँ उनके बॉडी में ऐसे चेंजेस आने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन के बारे में पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। Those who mature rapidly in terms of physical growth find adjustment especially difficult. They are expected to behave like adults simply because they do look like adults. On the other, a prolonged adolescence also brings problems. The adolescent gets into the habit of being dependent and thus is difficult to overcome later.
तो इसमें क्या है कि जो मैच्योर, जो कि रैपिडली होते, जिनका फिजिकल ग्रोथ मीन्स जिनका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, उनको एडजस्टमेंट करने में बहुत मुश्किल आता है। कैसे? क्योंकि उनसे उनके जो भी एल्डर्स या जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या उम्मीद हो जाता है कि ये एक एडल्ट की तरह दिख रहा है, दैट्स वाई ये एडल्ट हो चुका है और ये एक एडल्ट की तरह बिहेव करे, मीन्स बच्चों की तरह ये बिहेव ना करे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बहुत ही लंबे टाइम तक दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनको भी बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैसी मुश्किल? तो उनकी आदत बन जाती है कि वो दूसरों पर निर्भर रहे और इसके बाद फिर उस चीज़ से वो निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल के सामना करना पड़ता है उनको, मीन्स वो दूसरों पे ही निर्भर रहने की उनकी आदत हो जाती है। फिर वो कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। द नेक्स्ट इज दिस कंटिन्यूटीज इन ट्रेनिंग। चलिए हम लोग इसको पढ़ के फिर समझते हैं। Much of the stress and strain during adolescence is due to the discontinuities in training. For example, the assumption of responsibility during adolescence is difficult because the child has so far been trained to be dependent and submissive. तो इस समय क्या होता है कि जो भी एडोलेसेंस होते हैं, जो भी किशोर होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है इस पीरियड में, क्योंकि उनको ट्रेन नहीं किया जाता है कि वो किस तरह से अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके। एग्जाम्पल के लिए जो अजम्पशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किशोरावस्था में कोई भी बच्चे सही ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दिया ही नहीं जाता है। वो डिपेंडेंट होते हैं और सबमिसिव होते हैं, मीन्स दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। How dependent the young adolescent will be is determined mainly by the kind of training he or she received during childhood. Parents often foster dependency because they feel that adolescents are not ready to assume responsibility for their own behaviors. इसमें क्या होता है कि जो भी यंग एडोलेसेंट्स होते हैं उनको यह माना जाता है और उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती कि वो किस तरह से चाइल्डहुड में छोटे छोटे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाए जिससे वो ट्रेंड हो सके और आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके। जो पेरेंट्स होते हैं, जो भी किशोर के जो माता पिता होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो बच्चा है वो अभी इंडिपेंडेंट होने लायक नहीं रहा, इसलिए वो उसको खुद पे डिपेंडेंट बनाए रखते हैं, जिससे जो भी बच्चे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाते हैं। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट एम्बाइगस स्टेटस। चलिए हम लोग एम्बाइगस स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इससे समझने की कोशिश करेंगे। In the societies like India, a child is expected to follow the footsteps of his or her parents. This gives him or her a pattern of behavior to imitate. In open society, by contrast, it is assumed that every individual should be free to choose his or her own course of self-development. तो भारत के समाज में क्या होता है? भारतीय समाज में क्या होता है? एक बच्चा से यह उम्मीद किया जाता है कि वह अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चले, मीन्स जैसे उनके माता पिता ने जो भी काम किया उसके जस्ट पीछे पीछे उनके बच्चे उनको फॉलो करें। और ये एक ऐसा पैटर्न देता है बच्चों को कि वो अपने माता पिता का ही नकल करें। और इंडिया, जो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, उसके अलावा हम लोग दूसरी सोसाइटी के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या माना जाता है कि जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनको फ्री छोड़ा जाता है कि वो अपने लाइफ सेल्फ डेवलपमेंट के, अपने लाइफ के कोर्स को खुद चूज करें और खुद ही एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनकर उभरे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स। चलिए हम लोग इसको पढ़ के फिर समझते हैं। The adolescent is often confronted with conflicting demands from parents, teachers, peers and the community. मीन्स जो भी किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे conflicting demands भी होते हैं। वो ये demands किन से करते हैं? तो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, जो भी दबाव उनके ऊपर डालते हैं उनसे, या फिर अपने कम्युनिटी से। Now we are going to talk about degree of realism. ये क्या है इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। When the adolescent begins to look like an adult, she is permitted an added degree of freedom. If she feels is not ready either physically or physiologically to play the role, she or he feels dissatisfied. जब एक एडोलेसेंट में, जब एक किशोर एक एडल्ट की तरह दिखना स्टार्ट करता है तो उसको परमिशन दिया जाता है, एक उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम की, मीन्स आप थोड़ी थोड़ी आपको आज़ादी मिलने स्टार्ट हो जाती है। अगर वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है फिजिकली रूप से या साइकोलॉजिकली रूप से एडल्ट के रोल को प्ले करने के लिए, तो वह उसी टाइम डिससेटिस्फाइड हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोटिवेशन।
हम लोग अभी मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्या रोल है हमारे लाइफ में इसके बारे में जानेंगे. The adolescent goes through a period of wondering how he or she will meet the new problems the life presents. He or she would like to grow up but being unsure of the ability to cope with the challenges of adulthood. So long as this feeling of insecurity exists, there will be little motivation to make the transition in adulthood. ये जो adolescent होते हैं वो एक पीरियड से गुजरते, एक स्टेज से गुजरते कि वो किस टाइप से एक न्यू प्रॉब्लम से फेस करेंगे और उसके सामने खुद को प्रेजेंट करेंगे. अगर वो ग्रो अप कर रहे हैं लेकिन वो अनश्योर है कि उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है कि वो किसी भी चैलेंजेस को फेस कर सके अपने एडल्टहुड में, तो वो अपने आप को डिससेटिस्फाइड महसूस करते हैं. और ये जो फीलिंग आता है वो इनसिक्योरिटी का आता है, मीन्स वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं और उनमें बहुत ही कम मोटिवेशन रह जाता है कि वो एक अच्छे एडल्ट बन पाए या नहीं. As the barriers to growing up are lowered or removed by parents, teachers and society, the adolescent can move smoothly in the direction of reaching the goal of adulthood and motivation to make the transition is normally increased. तो जो भी बढ़ते उम्र के साथ जो भी बैरियर्स लगाए जाते हैं या कम किए जाते हैं पेरेंट्स के साथ द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, जिससे जो भी एडolescents होते हैं उनको स्मूथली अपने गोल की दिशा में पहुंचने में हेल्प मिलता है और साथ ही साथ उनको मोटिवेशन भी मिलता है कि किस प्रकार से उनको इस बैरियर्स को तोड़ के, इस रोकथाम को तोड़ करके नॉर्मली धीरे धीरे स्मूथली अपने गोल तक पहुंचना है. नाउ हियर इज योर टेक्स्ट क्वेश्चंस 11.1. ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.